इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। वीरा ने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। अव्वल खान ने अपने सर को नफी में जुम्बिशें देते हुए कहा, सब लोग नहीं, सिर्फ 2 अफराद शरीक हो सकेंगे, एक डैनी और दूसरी मैं। वीरा ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैं कहाँ जाऊंगा? अव्वल खान ने पूछा। पंडित मनोहर लाल का केस मैंने रेफर किया है। इन्होंने मुझे अपने एक आदमी के साथ ऑपरेशन में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दी है। वीरा का मुंह लटक गया। जाहिर है कि तुम्हारा आदमी डैनी के सिवा और कौन हो सकता है? तुम खुद इतनी समझदार हो कि तुमने अपने नाम से पहले डैनी का नाम लिया था। अव्वल खान ने कहा, तुम दोनों को जाना है तो तुम ही सर कपाओ, मैं क्यों अपना दिमाग खाली करूं? वो उठ कर चलती। मैं समझ रहा था कि वो पीने की मजीद तलब महसूस कर रही थी। इनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं दानिस्ता तौर पर वीरा को इनकी नजरों से दूर रखना चाहता हूँ। वीरा के चले जाने के चंद लम्हे बाद अव्वल खान ने बताया। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। क्या इनसे वीरा को कोई खतरा है? मेरी और STF की तरजीहात हमारे खुफिया इदारों से ढकी छुपी नहीं है, फिर भी मैं वीरा को गैर ज़रूरी तौर पर मंजरियाम पर लाना नहीं चाहता। अमेरिकी आज भी इसे पकड़ने के ख्वाहां हैं। मैं नहीं चाहता कि आज के ऑपरेशन में किसी सफ़ेद फार्म खातून की शमूलियत की कोई खबर बनाई जाए। इस बार मैंने कोई तबसरा नहीं किया और अव्वल खान रवानगी के लिए उठ गया। उसके जाने के बाद मैं घर में एक मरतबा फिर वीरा के साथ तनहा था, मगर गनीमत यह था कि वो अपनी ख्वाबगाह में महदूद थी, वरना उसकी तरफ से फासले के चैलेंज के बाद मेरे लिए उसका सामना करना खासा दुश्वार साबित हो रहा था। मुझे रह रहकर जहांगीर पर गुस्सा आ रहा था, जिसने वीरा के साथ बातें करने के लिए, बेजरत से शौक को पूरा करने के लिए मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें भी कह डाली थी जो वीरा के दिल में नक्श होकर रह गई थी। वीरा जब ब्लैक क्वीन हुआ करती थी तो मैंने उसे हमेशा सरतापा स्याह लिबास में देखा था। उसके रंगो रूप के बारे में बस सोचा ही जा सकता था, उसे देखना मुमकिन नहीं था, मगर वो हमेशा मुझे देखती रहती थी। और इसी दौर में मुझ पर यूं मेहरबान हुई कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा। बरसों की रफाकत में वो बारहा मुझसे नाराज भी रही थी, मगर मसालियत और कशीदगी के किसी भी दौर में मैंने उसे अपनी दस्तरस से बाहर नहीं पाया था। वो रूठी हुई थी, तभी वो इससे करीब होने के हीले बहाने ढूंढती रहती थी। उसने आज खुद दोस्ती की इब्तिदा करके मुझे कभी अपने दिल को टटोलने का मौका नहीं दिया था। आसानी से हाथ आ जाने वाली किसी भी शय की तरह शायद मैं कभी उसकी कदर न कर सका, लेकिन जहांगीर के चंद फिक्रों ने उसका वजूद में आना की चिंगारियां सुलगा कर मेरे लिए एक इम्तिहान पैदा कर दिया था। गजाला और सुल्तान शाह की वापसी तक वीरा दोबारा मेरे सामने नहीं आई, अपने कमरे में घुसी रही। वो दोनों खासे सामान से लदे फंदे घर आए। इनकी गैर हाजिरी में हालात में नुमाया तब्दीलियां आई थी। इन्हें खुशी हुई कि उम्मीद अफजा पेशरफ्त के नतीजे में रात ढलने तक बहुत कुछ हो सकता था। गजाला ने आते ही मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर का जायजा लिया था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसकी बेचैन निगाहें वीरा को तलाश कर रही थी, मगर मैंने आज खुद कोई बात नहीं की। इन दोनों की आवाजें सुनकर भी वीरा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं अपने कमरे में गया तो गजाला भी मेरे पीछे पीछे अंदर पहुंच गई। क्या वीरा से आपका कोई झगड़ा हुआ है? तखलिये में पहुंचते ही उसने राजदाराना लहजा में पूछा। मैंने मुड़कर हैरत से उसकी चमकती हुई आंखों में झांका और अपने सर को नफी में जुम्बिश देते हुए पूछा, तुम्हें यह ख्याल क्यों हुआ? घर में गैर फितरी से खामोशी है। मेरे हिसाब से वीरा को आपके आस पास ही मौजूद होना चाहिए था, उसने किसी तंज के बगैर सादगी से कहा। हर वक्त ऐसा नहीं होता, मैंने मुदाफाना लहजा में कहा। वो अपने मूड की मालिक है। वह मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ ही बिस्तर पर बैठ गई और मिठास से बोली, मैं उसके मूड को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। आपने यकीनन उसके साथ ज्यादती की होगी। मैंने महसूस किया है कि आपके लिए वो बहुत फराग दिली का मुजाहरा करती है और आपके किसी बात का बुरा नहीं मनाती। अगर वो आपसे नाराज होकर अपने कमरे में घुसी हुई है तो इसका कोई ना कोई सबब जरूर होगा। कभी तुमको इससे संगीन शिकायतें पैदा होने लगती हैं, कभी उसके लिए हमदर्दी का जज्बा जाग उठता है। मैंने चिढ़ कर कहा, ऐसा ही शुबा हो रहा है तो जाकर खुद उससे पूछ लो। वो दिलावेज अंदाज में इठला कर हंस पड़ी। अगर झगड़ा नहीं हुआ तो आप मेरे सवाल पर चिढ़ क्यों रहे हैं? मैं हरगिज नहीं चिढ़ रहा। मैंने अपनी चिल्लाहट पर काबू पाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जाकर खुद उसी से तफ्तीश कर लो। उसकी रुकती हुई हंसी फिर तेज होगी। यह बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो मरकर भी मेरे सामने आपकी शिकायत नहीं करेगी। हर वक्त मेरे खिलाफ जहर उगलती रहती है, बात बात पर बहस करती है और तुम्हें खुश फहमी है को मेरी शिकायत नहीं करेगी। मैंने इस्तेज़ाइया लहजा में कहा, मजाक की बात और है। मैं मानती हूँ कि मजाक में वो आपसे बहुत ज्यादा उलझती है। इस बहाने से उसे आपसे ज्यादा बातें करने का मौका मिलता रहता है। संजीदगी से वो मेरे सामने आपके खिलाफ जुबान नहीं खोलेगी।
आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? मैंने हैरत और कदरे गुस्से से पूछा। मुझे घर से निकलते ही गलती का अंदाजा हो गया था। उसने मसहरी छोड़कर कालीन पर टहलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं उसे भी अपने साथ ले जाती तो शायद किसी बदमजगी की नौबत ना आती। उसकी क्या सराई ने मुझे हैरान कर दिया, मगर मैंने अपनी हैरत छुपाते हुए तेजी से पूछा, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुलकर कहो कि तुम्हारे ज़हन में क्या अंदेशे परवान चढ़ रहे हैं। टहलते टहलते वो तेजी से पलटी और मेरे करीब बैठकर सपुर्दगी के अंदाज में अपना सर मेरे शाने पर टिका दिया। मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि मैं भी वीरा की तरह एक औरत हूँ और उसके ज़हन को खुली किताब की तरह पढ़ लेती हूँ, खास तौर से इस वक्त जब वो आपके बारे में सोच या बोल रही होती है। उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। वैसे वालियाना अंदाज में मेरे बदन से चिपक कर बैठी थी कि मेरे ज़हन पर छाने वाला चिड़चिड़ापन फौरन काफूर हो गया। उसकी जगह मेरे दिल में गजाला के लिए नरमी और हमदर्दी के जज्बात जाग उठे और मैंने होले होले उसका सर सहलाना शुरू कर दिया। गलती मेरी थी। वो खुद कलामी के अंदाज में धीरे धीरे बोले जा रही थी, जहाँ अंगारे दहक रही हो वहां तेल नहीं डाला जाता। वो तन्हाई बल्कि अकेलेपन का शिकार है। मुझे उसको अपने साथ ले जाना चाहिए था। आपको तनहा पाकर शायद उसने किसी इम्तिहान में डाल दिया होगा। आपके हौसला शिकन रद्द अमल ने उसे मायूस कर दिया। इस तरह ठुकराए जाने पर हर शख्स अपनी नजरों में गिर जाता है। अब वो हम सबसे नाराज और मुंह छुपाए अपने कमरे में घुसी बैठी है। जब तक वो बात पूरी ना हुई मैंने गजाला की बात काटने की कोशिश नहीं की, लेकिन काम का मतन पूरा होते ही मैंने उसे खामोश कर दिया। इसके बारे में इतना ना सोचा करो, यह भी वीरा का एक दरीना मर्ज है। वो चाहती है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हों वो हमेशा उसी के बारे में सोचते रहें। तुम्हें तशवीश में मुब्तला देखकर उसे ज़हनी राहत मिलेगी। मैंने गजाला की मफरूज़ा कहानी की तरदीद करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। वो मौजू जारी रहता तो बात से बात निकलती रहती और मुझसे कहीं ना कहीं कोई गलती हो ही जाती। सुल्तान शाह मर्द था। वो वीरा की गैर मौजूदगी के बारे में ज़रा भी फिक्रमंद नहीं हुआ था, लेकिन गजाला की छठी हिस्स ने उसे गड़बड़ की खबर दे दी थी। ये दूसरी बात थी कि गड़बड़ के बारे में उसका अंदाज़ा सरासर गलत था। उस रोज़ वीरा ने मेरे ज़हन में दर आने वाले अंदेशों के बिल्कुल बरक्स यकायक ही गुरेज का रवैया अपना लिया था। वो अपनी फितरत में अजीब बल्कि बहुत अजीब औरत थी और मुझे अक्सर हैरान करती रहती थी। एक छत के नीचे रहकर हम दोनों एक दूसरे की निगाहों से ज्यादा देर तक ओझल नहीं रह सकते थे। बाद में उससे सामना हुआ तो दूसरों के लिए उसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। वो मुझसे हंस बोल भी रही थी, मगर उससे लबो लहजा में मुझे लाताल्लुकी सी महसूस हो रही थी। इब्तिदा में वीरा का बेगानगी का वो रवैया मुझे बहुत तकलीफ दे महसूस हुआ, मगर फिर मैंने उस तब्दीली को कबूल करके खुद भी जरा सा बेरहमाना जवाबी लहजा अपना लिया। वीरा ने उस रोज दिन के उजाले ही में कासिम महनूशी का डाली थी, जिसका गहरा सरूर उसकी आंखों में तैरने वाले सुर्ख डोरों से झलक रहा था। जुबान बोझल थी और इल्फात का तवाजुन कदरे बिगड़ा हुआ था। उसने किचन में गजाला की मदद से अपनी शिकम पूरी का एहतमाम किया और फिर सरे शाम ही सो जाने के इरादे से अपने कमरे में चली गई। सुल्तान शाह मानी के अंदाज में सर हिलाकर उसे देखता रहा। आज महम साहब के तेवर कुछ बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं। वीरा की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद होने के बाद सुल्तान शाह ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। सुल्तान शाह का वो जो मानी सवाल सुनकर गजाला के होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सुल्तान शाह के चेहरे पर से नजरें हटाए बगैर कहा, तुम नहायत घामड़ शख्स हो। इतनी वाज़ेह बात कई घंटों के बाद तुम्हारी समझ में आई है? उसने बुखलाकर गजाला की तरफ देखा। उसकी खूब रू मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। दरअसल मैं जनाना नखरों पर ज्यादा गौर नहीं करता। उसने मुदाफत करने की कोशिश की। गजाला औरत है, इसने जरूर कोई अंदाजा लगा लिया होगा। यह मौजू बहुत पुराना और फरसूदा हो चुका है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, अगर अब नखरों पर गौर फिक्र करने का कोई इरादा हो तो गजाला से रजू कर लेना, तुम्हें खासा अफाका होगा। सुल्तान शाह ने बुरा सा मुंह बना लिया। वीरा की फिक्र में मैं कौन सा बीमार हो गया हूं जो मुझे अफाका होगा? उसकी सारी फिक्रें तुम ही को मुबारक हो। वो खिसिया कर लाजवाब हो गया था। मैंने इस पर मजीद कोई फिक्रा कसने का इरादा तर्क कर दिया। अव्वल खान ने रुखसत होते वक्त ये नहीं बताया था कि वो कब वापस लौटेगा और मैं ऑपरेशन में उसके साथ कैसे शरीक हो सकूंगा। रात उतर आई, खाने का वक्त हो गया, मगर उसकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं मिली तो मैंने स्टेशन 4 फोन किया। वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। उसकी मसरूफियत के बारे में किसी से कुछ पूछना बेसूद था। अपने पिछले तजर्बे की बिना पर मुझे मालूम था कि जब तक अव्वल खान मेरे लिए कोई पैगाम ना छोड़े उसके आदमी उसके बारे में कुछ बताने से गुरेज करते हैं। दफ्तर में अव्वल खान था और ना उसका कोई पैगाम। मेरे लिए वो इंतजार बहुत सबर आजमा था। मेरे जहन में रह रहकर यह अंदेशा सर उभार रहा था कि कहीं अव्वल खान किसी गोरख धंधे में फंसकर मुझे अपने साथ ले जाने का प्रोग्राम ही मनसूख न करते। उसे कोई भी नागुजीर मजबूरी पेश आ सकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ऑपरेशन में स्पेशल टास्क फोर्स का कोई फाल किरदार नहीं था। आईबी वालों की निगरानी में सारे मराहिल मकामी पुलिस को तय करने थे
यह इम्कान भी नजर आ रहा था कि वो लोग अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली न कर लें। मेरे ज़हन में अंदेशों और वसवसों के वो पहाड़ भयानक सूरत इख्तियार करते जा रहे थे कि अचानक मुझे याद आया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले पूरी कार्रवाई के निगरान थे। इन्हें 10 बजे वाली परवाज से कराची पहुंचना था। इनकी आमद से पहले प्रोग्राम में किसी रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं थी। बाल खलाक की सुइयां 10 से आगे बढ़ चुकी थीं। परवाज में ताखीर न होने की सूरत में आईबी वालों को एयरपोर्ट पर मौजूद होना चाहिए था। 11 बजे से जरा पहले अव्वल खान आ पहुंचा। थकन के बावजूद वो बहुत पुरजोश नजर आ रहा था और उजलत में था। डैनी शाम से तुम्हारे इंतजार में परेशान हो रहा है। सुल्तान शाह ने उसे देखते ही शिकवा कर डाला। देर हो रही थी तो कहीं से फोन ही कर देते। अव्वल खान ने खफगी से उसे घूरा और अपने लहजे पर काबू पाकर जवाब दिया, मैं कहीं बैठा गपशप नहीं लड़ा रहा था, कामों में मसरूफ था। डैनी को मालूम था कि 10 बजे बैरून शहर से कुछ मेहमान आने वाले थे। उनकी ब्रीफिंग किए बगैर मैं इधर नहीं आ सकता था। अव्वल खान का पेश किया हुआ वो अकलौता जवाज या शिकायत का मुस्कित जवाब था। मैंने इस बारे में एक लफ्ज भी ना कहने का फैसला कर लिया। वक्त कम रह गया है। उसने इस्तरारी अंदाज में अपने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा, हमें ऑपरेशन के आगाज से पहले बसेरा का बैरूनी तवाफ भी करना है। क्या एक प्याली चाय पीने का वक्त भी नहीं है? गजाला ने अपनी जगह छोड़ते हुए पूछा। अव्वल खान लम्हा भर के लिए मुतरद्दिद नजर आया, फिर सोफे के किनारे पर टिकते हुए बोला, जल्दी से ले आओ, इस वक्त चाय की तलब भी महसूस हो रही है। गजाला लपक कर बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मैं मौका गनीमत जानकर ख्वाबगाह में जा घुसा। मैंने बहुत तेजी से कपड़े तब्दील किए, जूते पहने और बीम गन जेब में डालकर वापस ड्राइंग रूम में आया तो गजाला चाय ला चुकी थी। खूब। अव्वल खान ने अपनी प्याली से एक घूंट लेकर तौसीफी लहजे में कहा, चाय के बहाने तुम्हें लिबास बदलने का मौका मिल गया। मैं सुबह से इन्हीं कपड़ों में बंधा हुआ हूँ। मैंने सिर्फ बीम गन ली है। मैंने उसे बताना चाहा मगर उसने मेरी बात काट दी। काफी है, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है। तैयारियां कुछ ज्यादा ही हो गई हैं। चंद मिनट में चाय की प्यालियां खाली करके हम दोनों उठ खड़े हुए। बाहर अव्वल खान की जीप भी मौजूद थी जिसमें ड्राइवर नहीं था। क्या बात है, इस वक्त वीरा नजर नहीं आई? अव्वल खान ने जीप का इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। इसकी गैर हाजिरी हर एक महसूस कर लेता है, मैंने हंस कर कहा। आज उसकी तबीयत नासाज है। वो तो होनी ही थी। मैं उसे साथ ले जाने का वादा कर लेता तो वो हशाश बशाश रहती। सड़कें साफ हैं, हम जरा सी देर में वहां पहुंच आएंगे। ये बताओ कि हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं, हम ऑब्जर्व के तौर पर जा रहे हैं। मेरी जीप पर एक शिनाख्ती स्टिकर मौजूद है। कोई भी हमारी नकलो हरकत में मुज़ाहम नहीं होगा। फिर बसेरा का तवाफ करने की क्या जरूरत है? मैंने सवाल किया। मैंने तुम्हें बताया था कि बसेरा के 4 फाटक हैं। इनमें 2 छोटे और अमलन मतरूक हैं। मेन गेट रुस्तम के दोस्तों और मुलाकातियों की आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत पुरशकू है। चाहे तुम इसी रास्ते से वहां आते जाते रहे हो। चौथा रास्ता रहायशी अमारात से करीब है। घर वाले और मुलाजमीन इसी तरफ से आते जाते हैं। तुमने वो अमारत देखे बगैर बहुत कुछ मालूम कर लिया। मैंने एतराफ़ किया। अहले खाना के इस्तेमाल में रहने वाला रास्ता भी बहुत कुशादा है और गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस फोर्स की ज्यादा तवज्जो इन ही 2 रास्तों पर मरकूज रहेगी। अंदर से मुजाहमत की गई तो इन फाटकों को तोड़ दिया जाएगा। वो मतरूक रास्तों से भी फरार हो सकता है। मैंने शुबा जाहिर किया। इधर भी नफरी मौजूद रहेगी। उसे यकीन दिलाया। ऑपरेशन को पूरी तरह फूल प्रूफ बनाया गया है। दूसरी तरफ ऐसे कोई आसार नहीं है कि रुस्तम ने भाग निकलने का कोई मंसूबा बनाया हो। गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला जारी है। बसेरा से किसी गैर मामूली नकलो हरकत की खबर नहीं मिली है। अगर वो मुकाबला करने का फैसला कर चुका है तो उसे किसी गैर मामूली नकलो हरकत की जरूरत नहीं है। वो अपने घर में महसूर होकर काफी देर तक फोर्स को दूर रहने पर मजबूर कर सकेगा। आज रात मुझे वीरा की ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। अव्वल खान को जीप चलाते चलाते एक मरतबा फिर वीरा याद आ गई। वो तो ख्वाहिशों और अरमानों की शहजादी है, तुम उसकी किस ख्वाहिश का जिक्र कर रहे हो? पंडित मनोहर लाल के साथ रुस्तम की सजा याबी। आज वो बुरी तरह मार खाएगा। मुझे रुस्तम की इतनी ज्यादा परवाह नहीं। वो हमारे सामने है। इस पर किसी भी वक्त हाथ डाला जा सकता था। मेरी बस एक ही आरजू है कि इतनी बड़ी कार्रवाई को नाकाम नहीं होना चाहिए। पंडित मनोहर लाल इसी अमारत से हाथ आना चाहिए। यह ख्याल तुमने पेश किया था। उसके मिलने या ना मिलने का इनिसार हम सब की किस्मतों पर है। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि रुस्तम के इत्मीनान ने मुझे वसवसे में डाल दिया है। ऐसा ना हो कि रुस्तम की अना को पाश पाश करने के बाद हम पंडित की गर्द भी ना पा सके। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। दिली दिल में अव्वल खान के इस अंदेशे के गलत साबित होने की दुआ मांगता रहा। मैंने रुस्तम से गुफ्तगू के बाद जो राय कायम की थी वो पूरी ईमानदारी के साथ सबके सामने पेश कर दी थी। मेरे नजदीक ये बात हर शक को शुबे से बाला तर थी कि रुस्तम पंडित का पुष्ट बना था और उसके मसाइल से पूरी तरह बाखबर था। ड्राइविंग के दौरान में अव्वल खान बार बार अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डालता आया था।
मैं समझ रहा था कि वो जल्द अज जल्द रुस्तम की रहायशगाह तक पहुंचने की फिक्र में है। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर था। अव्वल खान ने बार बार घड़ी देखने के बावजूद जीप की रफ्तार तेज नहीं की तो मैं इससे सवाल किए बगैर नहीं रह सका। डैशबोर्ड का निचला खाना खोलकर अपरेटस निकाल दो, उसने मशवरा दिया। इसे ठीक 11:30 बजे ऑन करना है। आज के ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम यूनिट ऐसे ही ट्रांसमीटर्स पर एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। मेरे दिल में इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। मैंने अपने सामने वाला खाना खोलकर मोबाइल फोन से कदरे बड़ा ऑपरेटर्स निकाल लिया और कहा। मेरे ज़हन में एक बेनाम सी खलिश थी। ऑपरेटर्स देखते ही मुझे इस खलिश का सबब मालूम हो गया है। दूसरों के साथ हमारा राब्ता जरूरी था, इसके बगैर हम किसी कटी हुई पतंग की तरह खतरनाक माहौल में भटकते रहते। आज रात के लिए मेरा पासवर्ड चार्ली है। जरूरत पेश आने पर मुझे अल्फा नामी किसी अथॉरिटी से राब्ता करना होगा। उसने हंसकर मुझे आगाह किया। इस रात दरपेश मुहिम के बारे में बेशतर नकात वाजे हो चुके थे। हम दोनों आपस में बातें करते हुए 11:30 बजे से पहले ही बसेरा के नवाह में पहुंच गए। हम जिस सड़क पर थे इस पर पुलिस की कई बख्तरबंद गाड़ियां रोशनियां गुल किए सड़क के किनारे खड़ी थी। अव्वल खान ने किसी पूछगछ के ख्याल से जीप की रफ्तार कम की थी कि देव हैकल आईनी गाड़ियों में से एक टार्च चमकी। तेज रोशनी का हाला हमारी आंखों को चकाचौंध करता हुआ लम्हा भर के लिए विंडो स्क्रीन के बाएं सिरे पर रुका, फिर रोशनी बंद होगी। रुकने की जरूरत नहीं, चले जाओ। अंधेरे में एक भारी और तहकमाना आवाज गूंजी। अव्वल खान ने फौरन जीप की रफ्तार कदरे तेज कर दी। इस जैली सड़क पर पेश आने वाले तजर्बे से मैंने अंदाजा लगा लिया कि बसेरा की तरफ जाने वाली हर सड़क और गली में मुसल्ला मशीनी दस्तों की बालादस्ती कायम हो चुकी थी। मैं इससे पहले भी इसी रास्ते से 2 मरतबा बसेरा आ चुका था और दोनों बार मेरा सफर रात ही में हुआ था। मैंने महसूस किया कि इस रात वो रास्ता ज्यादा तारीक था। रुस्तम के खिलाफ एक्शन की राजदारी के लिए स्ट्रीट लाइट्स रोशन नहीं की गई थी। जीप के हेडलैम्प्स की रोशनी में रुस्तम की रहायशगाह के अहाते की फसील जैसी दीवार नजर आने लगी। इसका फाटक बंद था। दाहिना मोड़ काटते हुए हम दोनों ने ही महसूस किया कि अंदर सन्नाटा था। कुछ देर के लिए गेट पर पड़ने वाली रोशनी को अंदर वालों ने मामूल का एक हिस्सा समझकर कोई अहमियत नहीं दी थी। बसेरा के अहाते के साथ साथ अव्वल खान की जीप बाएं तरफ एक शिकस्ता सड़क पर मुड़ गई। चंद सानियों बाद इस इमारत का एक छोटा और मतरूक फाटक गुजरा। जीप बढ़ती रही। इस इमारत ने इलाके का एक बड़ा रकबा घेरा हुआ था और उसके चारों तरफ नीम पुख्ता या पुख्ता रास्ते मौजूद थे। अकब में घरेलू इस्तेमाल वाला रास्ता था। दूसरी बगली दीवार में चौथा वीरान फाटक बंद था। रुस्तम के वसी रहायशगाह का तवाफ करके हम दोबारा मेन गेट के सामने से गुजरे और अव्वल खान ने तारीकी में एक जगह जीप रोक कर इंजन बंद कर दिया। बज़ाहिर सब इंतजामात मुकम्मल है। अव्वल खान ने अपनी रिस्ट वॉच के रोशन डायल पर एक नजर डालकर पूरी इत्मीनान लहजे में कहा, लेकिन वो सब असल हदफ से दूर हैं। इमारत के आसपास किसी का साया तक नजर नहीं आ रहा। ऑपरेटर ऑन हो तो पता चले कि इधर क्या हो रहा है। मैंने पहलू बदल कर कहा, चाहो तो इसे ऑन कर लो। सिस्टम ठीक 11:30 बजे काम शुरू करेगा। इस डेडलाइन में अब 1 मिनट से कदरे ज्यादा वक्त रह गया है। मैंने ऑपरेटर ऑन कर दिया। जीप के कैबिन में हल्का हल्का रेडियाई शोर गूंजने लगा। इस शोर में कोई भी इंसानी आवाज शामिल नहीं थी। सब कुछ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। मैंने तारीफी लहजे में कहा, वक्त की इतनी कड़ी पाबंदी का तस्वुर आम शहरी इदारों में मफकूद है। हदफ आम हो तो वक्त की पाबंदी नागुज़ीर हो जाती है। मुख्तलिफ समतों से पेशकदमी करने वालों को अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। अल्फा कॉलिंग फॉर्मेशन से ठीक 11:30 बजे ऑपरेटर्स पर एक पुरस्कून आवाज उभरी। मुख्तसर अल्फाज में नंबर वार हर कमांडर अपनी रिपोर्ट देता चला गया। ओवर। पहली रिपोर्ट लैंडिंग ग्रुप की तरफ से थी। बारी बारी मुख्तलिफ आवाजों ने अल्फा को पैगामात दिए। वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल तैयार और अगले हुक्म के मुंतजिर थे। एक मोड़ से आगे पीछे 2 तेज रफ्तार गाड़ियां नमूदार हुई। इनकी तमाम नशिस्तें आबाद थीं। इनके अगले बम्परों पर वायरलेस एंटीना के ऊंचे तार लहरा रहे थे। दोनों गाड़ियां इस खमदार सड़क पर आगे जाकर हमारी नजरों से ओझल हो गईं। नकलो हरकत शुरू हो चुकी है। मैंने खामोशी तोड़ने के लिए तबसरा किया। बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पंडित मनोहर लाल को जिंदा हाथ आना चाहिए। आएगा, जरूर आएगा। मैंने इस्तराब के आलम में हथेलियां मसलते हुए कहा, ऑपरेटर्स पर सन्नाटा है, क्यों ना तुम भी अल्फा को अपनी मौजूदगी की इतला दे डालो। नहीं, उसने इनकार कर दिया। मुझे सिर्फ जरूरत पेश आने पर राब्ता करना है। उस वक्त इनके इंतजामात में टांग अड़ाने से कोई बदमजगी भी हो सकती है। मैंने बदमजगी के सख्त लफ्ज पर कोई एतराज करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरी तरह वो भी ज़हनी इंतजार और दबाव में मुब्तला था। ऐसी सूरत में रोशन इम्कानात भी मखदूश और मनफी नजर आने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। जीप में हम दोनों ही खामोश और अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे।
इस दौरान में वक्फे वक्फे से ऑपरेटर्स पर पैगामात का तबादला होता रहा, जिनमें से बेशतर अहकामात अल्फा की जानिब से थे या फिर उसके आदमी उसकी हदायत के मुताबिक अपनी पोजीशनों में रद्दोबदल के बारे में इतलात दे रहे थे। बसेरा के अहाते की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बाहर से इनके दरमियान बनी हुई कोई इमारत नजर नहीं आ सकती थी, लेकिन हमें रात की तारीकी में इस इमारत की बालाई फिजा में एक रोशन हाला नजर आ रहा था, जिसका सबब अंदर जगमगाने वाली रोशनियां थी। बाहर फैले हुए अंधेरे में वो इनेकास कुछ ज्यादा ही नुमाया था। फिर अचानक फिजा में अंधेरा फैल गया। मेरे ज़हन में पहला ख्याल यह आया कि ऑपरेशन की निगरानी करने वालों ने बिजली कंपनी के ताउन से बसेरा की रोशनी और रोशन फिजाओं पर वार किया है, मगर वो ख्याल खासा कमजोर था। हर मुकाबले में खुद तारीकी की आड़ लेकर रोशनी में नहाए हुए दुश्मन पर वार करना ज्यादा सहल और सूदमंद साबित होता है। वो लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते थे कि बसेरा में रहने वालों को तारीकी की पनाह फराम करते। मुझे इस बारे में ज्यादा दिमाग सोजी नहीं करनी पड़ी। लम्हा भर बाद ये ऑपरेटर्स पर अल्फा की इस्तरारी आवाज उभरी। पूरा टारगेट यकायक अंधेरे में डूब गया है। चाहे दुश्मन को शुबा हो गया है। काउंटडाउन खत्म। असल प्लान के मुताबिक सब एडवांस करो। रात की मीठी आगोश में सोया हुआ माहौल यकायक मुतअद्दिद इंजनों के शोर से गूंज उठा।